हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार बेस अड्डा में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पिछले का जो वीडियो आप लोगों ने देखा बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप लोगों के लिए। और जो प्यारे नहीं देखे होंगे वो सारे मित्र को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे पीछे वाले वीडियो आप जरूर देखेंगे, लास्ट वीडियो को। और उसके बाद मेरे साथी आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, आज हम लोग ये पढ़ना चाहेंगे कि मॉडर्न में सर कौन कौन सी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक और उनकी प्रमुख तथ्य क्या हैं। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे आज सामाजिक और धार्मिक सुधार संस्था और उनके संबंधित आंदोलनों से, है ना, इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए साथ ही हम लोग जुड़ जाते हैं। आज का देख रहे होंगे आप लोग प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। मैं ज्यादा कुछ लाने का प्रयास नहीं किया हूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे वैसे मुख्य बिंदु को मैं यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूं मेरे दोस्त, जो आपके लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं जिस लेवल की, उसमें इस बिंदुओं से बिल्कुल किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है और सेट प्रैक्टिस में भी मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे क्लास को देखते हैं। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे। आज जो है प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं देख पा रहे होंगे आप लोग। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को इस तरह से हम लोग डिजाइन किए हैं और वैसे वैसे कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आए हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आने की संभावना बनती है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाचार पत्र है। समाचार पत्र में कौन सा वर्ष में कौन सा समाचार पत्र जो है संपादित किया गया और उनके संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है, या उसमें विशेष तथ्य हमारे एग्जाम को लेकर के क्या बन सकता है, उसे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही यहां पे देखते हैं सबसे पहला, याद रखेंगे। और ये मैं बता दूं कि जिसमें कोई समाचार पत्र इंपॉर्टेंट होंगे उस पर मैं राउंड कर दूंगा, जिसके ईस्वी सन इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं इस तरह से ऐसे राउंड कर दूंगा, और इसके प्रमुख तथ्य क्या होंगे उसको भी मैं आपको अंडरलाइन करके बताते चलूंगा। तो आपको ध्यान देना है, कोई जरूर नहीं कि सब समाचार पत्र को आपको रट लेना है और सभी के संपादक रटना है और सभी के प्रमुख बिंदु रटना है, नहीं। कोई समाचार पत्र इंपॉर्टेंट होंगे, किसी का ईस्वी सन इंपॉर्टेंट होंगे, किसी का प्रमुख घटना या उसमें विशेष तथ्य को हम लोग कवर करना चाहेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा VBI में इसको हम लोग रख सकते हैं। मैं पहले ही बता दिया कि ये आपको समाचार पत्र अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला है द बंगाल गजट। देखेंगे द बंगाल गजट जो समाचार पत्र हैं, इसकी जो है संपादन वर्ष है वो 1780। ये भी अपने में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको आप रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 1780 में बंगाल गजट यानी द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया भैया? तो ये 1780 में। और इनके जो प्रकाशक संपादक विशेष तथ्य देख रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, याद रखेंगे। और इसे हम भारत का प्रथम समाचार पत्र कहते हैं। मेरे दोस्त यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है, दोनों क्वेश्चन यह है जो इसी में छिपा हुआ है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है तो उसे हम देखते हैं। तो यह है भारत का सबसे प्रथम समाचार पत्र जिसके कभी कभी पूछते संपादक कौन थे। भारत के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन है तो जेम्स हिक्की। क्या है? जेम्स हिक्की। और ये प्रकाशित कब हुआ भैया? देखिएगा संपादित हुआ 1780, द बंगाल गजट। प्रथम द बंगाल गजट, संपादक जेम्स हिक्की, और ईस्वी सन 1780। यानी कहा जाए मिला जुला करके तो ये तीनों पॉइंट इनका कवर करने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। जेम्स हिक्की द्वारा संपादित 1780 में पहला बंगाल गजट, ये आपके भारत का देखेंगे भारत का प्रथम समाचार पत्र है मेरे दोस्त। VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मद्रास कुरियर चला था समाचार पत्र जो 1784 में चला था और मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। यानी अगर पूछा जाए कि मद्रास से प्रथम समाचार पत्र कौन हुआ था तो वो कुरियर के हिसाब से आप समझिएगा मद्रास कुरियर 1784 में हुआ था मेरे दोस्त। आगे देखेंगे उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड 1789 में हुआ था। बंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, बंबई से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। यानी एक मद्रास के लिए इंपॉर्टेंट है और एक बंबई से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 1789 में बॉम्बे हेराल्ड नामक पत्र समाचार पत्र जो है संपादित किया गया था, है ना। याद रखेंगे समाचार दर्पण, देखेंगे मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल टिक करके ईस्वी सन को याद रखना है। 1818 में भी आई है मेरे साथी, है ना। कहता है विलियम कैरी प्रथम बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र। देखेंगे यहाँ पे जेम्स ऑगस्ट के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र इसको दाखिल किया गया हमारे, है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक मतलब दोस्त समझते होंगे, मंथली का मतलब हुआ कि 30 दिनों के बाद
एक जो समाचार पत्र आता है उसे हम मासिक पत्रिका के नाम से जानते हैं। जो 7 दिनों के में एक दिन आता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। जो प्रत्येक दिन छपता है उसे हम दैनिक भी कहते हैं, याद रखेंगे। और कहीं कहीं आप तो देखते होंगे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि दिन भर में 3 अखबार छप जाते हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून और इवनिंग के भी छपते हैं लोग। लेकिन याद रखेंगे जो हमारे 15 दिन पर समाचार पत्र छपते थे उसे पाक्षिक यानी पाक्षिक समाचार पत्र कहते थे, और 7 दिन पर को साप्ताहिक कहते थे, प्रत्येक दिन वाले को दैनिक, और 30 दिन के बाद यानी एक मंथ में एक बार होने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, उसको मासिक समाचार पत्र कहते हैं। तो देखेंगे भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो इंपॉर्टेंट हो गया बंगाल गजट मेरे दोस्त। और ये कह रहा है कि प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र, यानी कि किस भाषा में, बांग्ला में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो समाचार दर्पण। कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान रुख करते हैं। हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट है रफ्त गुप्तार। रफ्त गुप्तार जो है इस जो है 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और ये गुजराती में, देखिए लिखा हुआ पाक्षिके, पाक्षिका का मतलब समझेंगे ये पखवाड़ा, मतलब कि 15 दिन के बाद छपने वाला है, प्रत्येक 15 दिन के बाद, यानी पाक्षिक समाचार पत्र हुआ। अभी आपने देखा था साप्ताहिक, अभी देखा था आपने साप्ताहिक, यह है पाक्षिके। पाक्षिके का मतलब हो गया पाक्षिक, पाक्षी का, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पाक्षिक का, पाक्षिक समाचार पत्र, यानी 15 दिन पर छपने वाला। दादा भाई नौरोजी इनके संपादक हुए और ये गुजराती भाषा में 15 दिन पर छापे जाते थे। याद रखेंगे इसका नाम है रफ्त गुप्तार, 1851 मेरे दोस्त। आगे देखेंगे साथ ही मिरात उल अखबार 1822 में। मिरात उल अखबार ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अगर हम लोग कहें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मिरात उल अखबार एकदम डबल टिक मार लेना है इसको पर। डबल टिक मारने का मतलब समझिए कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछ ले गए। मिरात उल अखबार ये देखेंगे राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे इसको जो है सबसे ज्यादा यही पूछा है इनके संपादक कौन है, मिरात उल अखबार है ना, राजा राम मोहन राय। तो हम क्यों नहीं ऐसे याद कर लेंगे मेरे साथी, मिरात उल अखबार 1822 राजा राम मोहन राय, तीनों एक बार बोलेंगे है ना। मिरात उल अखबार 1822 राजा राम मोहन राय, तीनों अगर एक बार बोलते हैं तो ये क्वेश्चन आपका वीआईपी मोड में बनता है। और कह रहा है कि ये प्रथम फारसी पत्रिका था, देखिएगा याद रखेंगे प्रथम फारसी पत्रिका है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे हिंदू पैट्रियट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदू पैट्रियट अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो यहां देखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी के, जबकि आप यहां देख रहे हैं गिरीश चंद्र घोष, अब बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो सबसे ज्यादा आपका ऑप्शन यही निकल के आएगा मेरे दोस्त। यहां देखेंगे हिंदू पैट्रियट के लेखक, इसमें ये हिंदू पैट्रियट के लेखक जो हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है 1853। लेकिन सबसे ज्यादा इसका याद रखना आपको संपादक का नाम है ना। कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग आगे करते हैं। आगे देखेंगे दोस्त, आगे आया सोम प्रकाश 1858 है ना, द्वारका नाथ विद्याभूषण और प्रथम बांग्ला राजनीतिक समाचार पत्र। देखिए राजनीति के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कौन से ऐसे समाचार पत्र थे जो सबसे पहले इसको हम लोग राजनीतिक का दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। तो याद रखिए द्वारका नाथ है ना विद्याभूषण, याद रखिए द्वारका नाथ विद्याभूषण जी के द्वारा ये चलाया गया समाचार पत्र था, और ये बांग्ला का राजनीतिक समाचार पत्र के नाम से जाना गया था। याद रखेंगे सोम प्रकाश, देख लेंगे सोम प्रकाश 1858 में। नेक्स्ट पॉइंट है मद्रास मेल। मद्रास मेल कब चला था, 1868 में। भारत में प्रथम सांध्य समाचार, देखिए दोस्त मैं अभी बता रहा था आप लोगों के कि अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बड़े बड़े अभी जनसंख्या में गिने जाने वाले जो राज्य हैं या फिर उनका कोई शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, वैसे क्षेत्रों में आज भी जो है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, देखिएगा इवनिंग में सांध्य समाचार पत्र आप देख सकते हैं। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन था भैया, तो वो है मद्रास मेल। तो सांध्य समाचार के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका। चलिए इसको मैं राउंड कर दिया, इसका मतलब आप समझ जाइए। अमृत बाजार पत्रिका ईस्वी सन तो उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनके संपादक का नाम जबरदस्त पूछा जाता है, शिशिर कुमार घोष। याद रखेंगे शिशिर कुमार घोष, याद रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका के मुख्य रूप से पूछे जाने वाले कौन है, शिशिर कुमार घोष 1868 में। लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना कौन है, शिशिर कुमार घोष जी। ये आपका क्वेश्चन का VVI मोड में डाल दिया जाता है, याद रखेंगे।
अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन होंगे? तो वो होंगे शिशिर कुमार घोष जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो जितने मैं इसको बताया ये सारे जो है टू दी पॉइंट है और सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को मैं लेकर के आप लोग के पास लाया हूं, है ना। अगले पॉइंट को देखता हूं, चलिए इसमें देखिएगा स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो है कब है? तो ये 1875 में संपादित हुआ था। रॉबर्ट नाइट भारतीय प्रेस ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां है, भारतीय प्रेस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं भैया? ध्यान रखिएगा जिसको, रॉबर्ट नाइट को। रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1875 में स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र को संपादित किया गया था। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, हिंदू। हिंदू इंपॉर्टेंट है, इनका वीर राघवाचारी होंगे। उनको देखिएगा ईस्वी सन भी याद रखना है आपको, ईस्वी सन भी याद रखना है 1878। किसका? हिंदू। अभी आप देखते होंगे है ना, हिंदू पेपर, हिंदुस्तान पेपर, आज, आर्यावर्त वगैरह वगैरह, ऐसे इनके संपादक जो थे ये हिंदू का याद रखना है। सबसे ज्यादा इनका पूछेगा वीर राघवाचारी जी को, जबकि इसमें आप सुनोगे GS अय्यर, GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी। मैं दोस्तों आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो वीर राघवाचारी जी को ही पूछा जाएगा। अगर याद ज्यादा से ज्यादा चलें तो GS अय्यर, यानी अय्यर और राघवाचारी याद रखेंगे। और ये नाम क्या है भैया? हिंदू, है ना, हिंदू। अब देखेंगे अंग्रेजी समाचार पत्र है कंप्लीट, याद रखिएगा। हिंदू के कौन है भैया? तो 1878 में वीर राघवाचारी जी इंपॉर्टेंट हुए यहाँ पे इनके संपादक, जबकि GS अय्यर और वीर राघवाचारी दोनों थे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यून। देखेंगे ट्रिब्यून, ट्रिब्यून जो देख रहे हैं ये जो है दयाल सिंह मजीठिया, VIP क्वेश्चन है, इसको तो BPSC कई बार भी पूछ लिया है भैया। दयाल सिंह मजीठिया, ये देखिए संपादक इनकी इंपॉर्टेंट है। इसका ईस्वी सन तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यून है ना, ट्रिब्यून जो है समाचार पत्र, उनको है ना, उनका संपादक कौन हुए? तो दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया जो हुए ट्रिब्यून समाचार पत्र के संपादक हुए, जो संपादित किया गया 1881 में। समझ पा रहे होंगे? ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जहां पे आपको डबल टिक में मार रहा हूं, VVI लिख दे रहा हूं, समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आपके है। चलिए आगे पॉइंट को देखता हूं मैं। आगे देखिए केसरी एवं मराठा, देख रहे हैं यहाँ पे केसरी एवं मराठा दो समाचार पत्र हैं, और ये दोनों 1881 ईस्वी में देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, देख लेंगे। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, केसरी जो है, केसरी और भाषा है दूसरी, समझ में आया? केसरी जो है वो जो है मराठी भाषा में है ना, और जिसको हम मराठा कह रहे हैं वो है अंग्रेजी भाषा में। तो आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि जो समाचार पत्र हैं उस भाषा में वो दिखेंगे नहीं, है ना। देखिए ये मराठा है तो ये मराठी में नहीं है, तो अगर ऐसा आवे तो समझ लेंगे कि हम पकड़ लेंगे कि तिलक जी का जो लिखा गया या संपादित किया गया जो दो है समाचार पत्र, मराठा और केसरी, तो यहां से पकड़िएगा अगर केसरी कहे तो ये वाला भाषा मार दीजिए, ठीक है। केसरी तो भाषा होगा दूसरी, मतलब दूसर का वाला, मतलब कि मराठा है तो ये अलग मराठी भाषा में, केसरी मराठा में। और जब अगर पूछा जाए क्या मराठा, तो मराठा देखिए डायरेक्ट किस में है, मराठा है अंग्रेजी में। तो हिंदी हमारा है और दूसरी कौन भैया, अंग्रेजी। समझ में आ गया? तो ये है अंग्रेजी में। समझ में आया आप लोग के? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे केसरी और मराठा के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। एकदम VVI क्वेश्चन को आप पकड़ के रखिए, यहां से इंपॉर्टेंट है मेरे को। केसरी एवं मराठा 1881 में, अगर ईस्वी सन नहीं भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बार इनका पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी कौन लिखे हैं, संपादित किए हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब मराठा, तो मराठा भी बाल गंगाधर तिलक। और केसरी जो किए हैं वो मराठी भाषा में, और मराठा किए हैं वो है अंग्रेजी भाषा में। चलेंगे अगला पॉइंट, न्यू इंडिया। चलिए डबल टिक लग गया। न्यू इंडिया क्या भैया, एनी बेसिन। देखेंगे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपको। इंडिया जो दो देख रहे हैं यहाँ पे, एक गांधी जी वाला देखिए, ये दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन दोनों VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, दोनों VVI क्वेश्चन है। क्या है, न्यू इंडिया 1915, यंग इंडिया 1919, है ना। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा है, और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूजन वाला है, हमेशा आता रहता है न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, न्यू इंडिया
एनी बेसेंट के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा, न्यू इंडिया जो है 1915 में एनी बेसेंट के द्वारा संपादित किया गया और यंग इंडिया 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, एक और महात्मा गांधी जी का आया, ये भी डबल टिक में रखिए, हरिजन। हरिजन नामक समाचार पत्र 1933 में किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो देखेंगे इनके संपादक महात्मा गांधी जी ही हैं। याद रखेंगे, हरिजन 1933 महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट इसमें जो देख रहे हैं, लीडर, लीडर देख रहे हैं ना, अभ्युदय, हिंदुस्तान, आप समझ पा रहे होंगे, ये सारे समाचार पत्र 1928 में निकाले गए थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये दोनों जो आपको आया यानी VVI है, यानी यहां से जो भी मैंने आपको रखा हूं देख लेंगे यहां से मेरे दोस्त, है ना, ये जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान। याद रखेंगे, न्यू इंडिया एनी बेसेंट 1915, यंग इंडिया महात्मा गांधी 1919, है ना, हरिजन महात्मा गांधी 1933, लीडर अभ्युदय हिंदुस्तान, है ना, 1928 में ही मदन मोहन मालवीय के द्वारा संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं। चलेंगे देखेंगे हम लोग इसमें देखेंगे दोस्त, जितने भी मैंने अभी आपको समाचार पत्र बताया उतना समाचार पत्र को भी अगर आप याद कर लेते हैं, उतना अगर याद कर लेते हैं के अलावा भी अगर आ जाएगा तो मैं बताता हूं कि आपको अगर याद हो गया जितना मैं बताया उतना भी अगर आप याद रखें, एक आध क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी कहीं से अगर मिल जाए तो आप ऑप्शन से उसे छाट दीजिएगा। लेकिन जो जो प्रमुख बिंदु से आने वाले मेन समाचार पत्र मैंने आपको बताया उतना भी कम से कम अगर आप याद रख लेते हैं तो अगले कड़ी में किसी और भी समाचार पत्र के माध्यम से अगर उसके संपादक के रूप में किसी और को पूछ लिया जाता है तो इतने अगर आपको याद रहेगा तो वो आपके ऑप्शन से छट जाएंगे, जरूर याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये क्या था? वो तो समाचार पत्र थे, उनके संपादक थे, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं वो क्या है मेरे दोस्त? यह है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी कि आपके समाज में और आपके धर्म के हिसाब से, यानी आपके समाज आपके धर्म के हिसाब से चलता था तो आपके समाज में कुछ कुरीतियां थी और आपके धर्म के कुछ कुरीतियों को जोड़ते हुए हमारे कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार के संबंध में कुछ आंदोलन भी हो गए थे। मैं पढ़ा रहा था आपको कि बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म की कुरीति बता करके, हमारे समाज में कुरीतियों को बता करके अंग्रेजों ने उसे दूर करना चाहता था और हमारे देश के कुछ नवयुवक, है ना, और प्रबुद्ध व्यक्ति जब इस बात में समझ सके कि बिल्कुल ये कुरीति है तो उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया और कुछ नियम कानून बना करके अपने के यहाँ कोई संस्था का गठन करवाया और कुछ नियम कानून लगा करके कुछ उनके नियम बद्ध करके और इन तरीकों से हमारे देश में कुछ समाज में और कुछ धर्म में सुधार करने की प्रक्रिया, है ना, चली। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अब आगे पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, हमारे समाज और हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ यहाँ पे संस्था होंगे जिनके कुछ संस्थापक होंगे, उसके माध्यम से कौन कौन सी चीजें सुधार किया गया है या सुधार हुई है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में एक तरफ देखेंगे मेरे दोस्त, क्या मैं तो एक तरफ मैंने संस्था का प्रयास किया रखने का, एक तरफ उनके वर्ष होंगे और इनके इंपॉर्टेंट कुछ संस्थापक होंगे और प्रमुख तथ्य इधर होंगे। मैं प्रमुख तथ्य को विशेष ध्यान से पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं राउंड कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी किसी में संस्थापक पूछे जाते हैं तो किसी किसी में ईस्वी भी पूछे जाते हैं और किसी किसी में प्रमुख तथ्य। कोई ऐसा नहीं है कि सबका सब याद करना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका तीनों कड़ी को याद करना जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं मेरे मित्र, आगे समझाने का प्रयास करता हूं। देखेंगे ब्रह्म समाज 1828 में क्या है? ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कहा मेरे दोस्त? तो कलकत्ता में किया गया था। यानी कि मैं बताऊं मिला जुला कर इसको अगर हम पहला कर दें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इसको हम अगर बात करें तो ये VVI में भी रख सकते हैं, यानी इसको तो बच्चों को याद रहता ही रहता है, यानी विद्यार्थी जो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन उनको माइंड में रहता ही रहता है। आगे देखते हैं, अब राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे दी गई है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता इन्हें पुनर्जागरण का जनक, किन्हें? इसका मतलब इन्हें,
है ना। यानी राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक और भारत के पिता सम्मान प्राप्त है। माने इन्हें भारत के पिता भी कह सकते हैं और पुनर्जागरण का भी पिता कह सकते हैं। यानी कि भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारत में पुनर्जागरण का पिता के नाम से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ब्रह्म समाज जाति, देख लेंगे, ब्रह्म समाज जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोधी है। ब्रह्म समाज में शामिल लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने ऐसा कहा कि कोई जाति प्रथा नहीं चलेगा, अमुक अमुक जाति के जो लोग हम लोग विभेद करते हैं ऐसा कोई जाति नहीं, और मूर्ति पूजा, फला भगवान के, ये भगवान के, वो देवी के, वो देवता के, ऐसे कर करके जहां अलग अलग के लोग अलग अलग पूजा करते हैं। आपके ही घर में अगर आप सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं तो पिताजी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, एक भाई जो बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, माँ देवी माँ की पूजा कर रही है। अलग अलग घर में, है ना, देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग भगवान के मूर्तियां रख करके पूजा करते हैं। एक ही घर के अगर 4 सदस्य हैं तो उनकी अपना अलग अलग मानता है भैया। कोई बजरंगबली की मूर्ति का ज्यादा पूजा कर रहा है, तो कोई देवी माँ की पूजा कर रहा है, तो कोई लहरा डाके की पूजा कर रहा है। बात समझ आया कि नहीं? तो समझने का पास करेंगे। तो इस तरह की बात हुआ। तो इन जाति से उठ करके, माने जातिवाद से ऊपर उठ करके और कोई मूर्ति पूजा नहीं। जब आपने भगवान की मूर्ति आप क्यों बनाएंगे? जब आप कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड हैं, सब आदमी में कुछ ना कुछ ऐसी विलक्षण चीज होती है जो सब में मिलता जुलता नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग होता है। हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ एक अलग चीज होती है, और हम सभी को भगवान ही बनाया है। और भगवान का आप बना रहे हैं भैया, बताइए, भगवान की मूर्ति को आप बना रहे हैं, आप रंग पेंट कर करके उनका आकार और आकृति दे रहे हैं। पता नहीं वो आप देखे भी नहीं, मिले भी नहीं, कैसे वो है नहीं है, पता नहीं उनका गाल मुंह ऐसे होगा, आप ऐसे पार दिए। तो इस हिसाब से कोई मूर्ति पूजा नहीं, वो इसका खंडन करते हैं। और वो स्मरण करने के लिए एक ईश्वरवाद को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर है तो उसका स्मरण करो, याद करो, लेकिन किसी प्रकार का कोई मूर्ति पूजा, है ना, उसको उन्होंने खंडन किया। राजा राम मोहन राय ने 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, देखिए यहाँ पे राजा की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सीधे सीधे आया राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? इसका मतलब अगर राजा हटाइएगा तो राम मोहन आ गया, तो राम मोहन के आगे जो राजा लगा हुआ है वो राजा की उपाधि किसने दिया? यही क्वेश्चन आता है अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन आता है ना जबरदस्त, ये क्वेश्चन जबरदस्त आता है ना। किसी भी कंसेप्ट में अगर बात किया जाए तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको सेट प्रैक्टिस में मिल जाएगा, याद रखेंगे। यानी अकबर द्वितीय ने, याद रखिएगा, राजा की उपाधि, राजा राम, यहां पे देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने 1830 में। कंप्लीट हो गया। अगर देखेंगे, अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। क्या बात है। खैर ये क्वेश्चन तो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए, मैं आपके लिए यहां पे लेकर के आया हूं कि अकबर द्वितीय ने, याद रखेंगे, किन्हें, यानी राजा राम मोहन राय को किसके पास भेजा गया था? तो सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु देख रहे हैं क्या कर रहा है, 1833 में। कहां हुआ था भैया? ये ब्रिस्टल पड़ता है लंदन में, यानी कि ये गए थे ब्रिटेन, लंदन गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न से किस महान भारतीय विभूति का मृत्यु विदेश में हुआ था? तो वो है राजा राम मोहन राय जी, जिनका मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड यानी लंदन शहर में हुआ था। कंप्लीट। तो आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूं, देखिए मेरे साथीगण, है ना। आगे दूसरा है एक समाज, इसका नाम आपने पढ़ा आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य का शब्द ही आपको समझ में आता होगा तो ठीक है, नहीं तो समझिए, आर्य का मतलब होता है क्या? कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, उच्च कोटि, ये हुआ आर्य का मतलब। समझ आया ना। तो आर्य से संबंधित हम लोग आर्य समाज पढ़ेंगे, और आर्य समाज के जो स्थापना हुई ये भी आई है मेरे दोस्त 1875। आर्य समाज 1875, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहां के थे मेरे दोस्त? बंबई में। कहां के थे? बंबई में हुआ था। कंप्लीट है ना। याद रखेंगे, आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती ये बंबई में किए थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगला कड़ी में हम लोग बात करेंगे प्रमुख तथ्य इनसे संबंधित है दयानंद के बारे में। इनका बचपन का मूल नाम क्या था? मूल शंकर।
बचपन का इनका जो नाम था वो क्या था मेरे दोस्त? मूल शंकर। बार बार पूछा जाता है मेरे दोस्त, है ना। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद महाराज जी, स्वामी बिरजानंद महाराज जी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, एक स्टेटमेंट भी कहिए, एक नारा कहिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटने का मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं वेद रखा हुआ है आप आगे जा रहे हैं पीछे की ओर लौट जाइए। भैया वेदों की ओर लौटने का तात्पर्य यह था कि जब अंग्रेजों ने आपके धर्म को नीचा दिखलाया, आपके समाज को नीचा दिखलाया, आपके सामाजिक तानाबाना और धार्मिक तानाबाना को उन्होंने बहुत जटिल बताया, तब हमारे देश के ऐसे महान लोग, है ना, उन ब्रिटिश के कहने पर हमारे भारतीय अपना धर्म परिवर्तन ना कर ले, इसके लिए उन्होंने बताया कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, हमारी जो भारतीय साहित्य और संस्कृति है बहुत ही अद्भुत है, इसके बाद ही किसी का होगा। यानी सर्व प्रमुख अपने सर्व सम्मान से अपने भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य और संस्कृति को बताया और कहा कि जरूरत है एक बार पुनः हमें अपने वेदों की ओर, जितने भी आपके यहाँ प्रमुख धार्मिक शास्त्र है ना, जितने भी प्रमुख धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें आप क्या करें, एक बार पुनः झांकें, मतलब उसे देखें, एक बार उसका आचरण में लाएं और उसको एक बार पढ़ें। अब पढ़ के समझने का प्रयास करें कि वैसे धार्मिक महान पुस्तक जो है हमारे जीवन को कैसे तब्दील करता है, कैसे बदलता है और कितनी अच्छी हमारे साहित्य और संस्कृति दिखती है। तो एक बार लोगों की जरूरत है क्या करने का? वेदों की ओर लौटने की। जैसे आज थोड़ी सी अगर हम लोग बात लें तो बहुत सारे हमारे देश के कुछ ऐसे भी प्रबुद्ध लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने धर्म में सुधार करें, समाज में सुधार करें, लेकिन फिर भी वो अपनी नैतिकता को देख रहे हैं कहां पे पहुंचा दिए हैं, ऊपर की ओर नहीं, डाउनफॉल में जा रहे हैं। और वैसे लोग धर्म को मानते खूब हैं, चर्चा करते खूब हैं, और उनके संतान में उस तरह की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हम अपने कर्तव्य से विमुख होकर चले जा रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के लोग भी हैं, लेकिन उनके यहाँ के बच्चे आज उन शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं जिन्हें पढ़ करके अपने समाज में जन कल्याण, समाज उत्थान या देश उत्थान की बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी और उनके घर के बच्चे भी, है ना, या उनके बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों के प्रति अब इस तरह के ध्यान नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी है हमारे देश में, जरूरी है कि हम अगर सनातनी हैं और अगर हम जिस किसी धर्म से अगर जुड़े हुए हैं तो अपने धर्म के उन धर्म ग्रंथों के बारे में अपने बच्चों को बताएं और उसके बारे में समझाएं और अवगत कराएं, ताकि उनका संस्कार आगे बन सके और भारत को एक शीर्ष पर ले जा सके। तो इस ऐसा करने में लोग अभी क्या हैं, थोड़ा पीछे हो रहे हैं। तो इन्हीं पीछे होने की बात को लेकर करके जो अंग्रेजों ने हमें कह दिया कि आपके धर्म ठीक नहीं है, साहित्य ठीक नहीं है, आपका समाज ठीक नहीं है, तो इन सारी बुराइयों को हम समेट करके बाहर फेंकें और एक बार हमारा समाज कैसा है, हमारा साहित्य और संस्कृति कैसी है, हमारा धर्म कैसा है, हमारा धार्मिक पुस्तकें कैसी है और हमारा वेद पुराण कैसे हैं। तो एक बार जरूरत है हमारे देशवासियों को फिर से एक बार धर्म की ओर, धर्म शास्त्र की ओर, यानी वेदों की ओर लौटने की। इसी सिलसिले में इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। किस समाज के माध्यम से? आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में, तब इन्होंने इस प्रकार की बातों को बताया था। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेवावाद, मूर्ति पूजा तो अभी हम समझाएं आप लोग के। बहुदेवावाद का मतलब क्या हुआ कि कभी बजरंग बली के नाम पर, तो कभी शंकर जी के नाम पर, तो कभी फलाने ठिकाने, माने अन्य अन्य मूर्तियों को बना करके अन्य अन्य देवी देवता के नाम लेकर करके और आप उनके पूजा में लगे हुए हैं। भैया उनका कहना था कि अगर देवी देवता हैं, भगवान अगर हैं, तो वो एक हैं, एक ईश्वर हैं। बहुत सारे देवों और देवी और देवता के नाम जो लेकर करके आप मूर्ति के रूप में ढाल कर करके और उनकी चित्र को देख करके आप जो ये करते हैं, इससे वंचित हो जाएं और बहुदेवावाद से आप दूर हो जाएं। उन्होंने एक ईश्वरवाद, अगर हैं तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, अगर हैं तो किसी देश समाज को चलाने वाले, पूरी प्रकृति की संरचना करने वाले एक ही ताकत है, शक्ति है। ऐसे इससे जो है ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ताकत नहीं है, ये नहीं, कोई ना कोई एक ताकत है, वो एक शक्ति है, वो एक ईश्वर है, जिसके कारण प्रकृति
समुचित रूप से संचालित हो रही है। याद रखेंगे। तो मूर्ति पूजा, बहुदेवावाद और पशु बलि तथा कर्म कांड का विरोध किया। याद रखेंगे, पशु बलि भी नहीं होना चाहिए। पशु है उसमें भी तो कोई जीव है, उस जीव है तो उसमें भी तो जान है। अगर जान है तो भैया उसमें प्राण है, जान है, तो उसको बिना हत्या क्यों करें, यानी उसको पर भी रोक लगाया। कोई ऐसे पूजा करते हैं कि डाक बाबा बिना मुर्गा के खुश ना होते, बताओ जरा, है ना, डाक बाबा बिना मुर्गा ले खुश ना होते। अब देवी जी बोल मांगा थी, कहो जी बताओ, ये सब देवी जी पे आते हैं जी, और उनको क्या चाहिए, तो मुर्गा, तो कहीं कट रहा है भैंसा, तो कहीं अनेक प्रकार के कबूतर। अरे भैया, तो ये सारे जीव जंतु को बलि दे करके किसी देवी देवता को खुश करेंगे। देवी देवता क्या चाहते हैं कि किसी को प्राण की हत्या कर दो मेरे सामने, जबकि वो जीवन रक्षक हैं, जीवनदायक हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी सूझबूझ के क्रम में उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेवावाद और पशु बलि तथा कर्म कांड का भी विरोध किया। उन्होंने कर्म कांड का भी विरोध किया। आप देखते हो किसी भी पूजा पाठ में बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, ये काम करो वो काम करो, मतलब दिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बज जाएगा, पता चला कि अभी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, तब जाके देवी देवता खुश हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ सामग्री लाओ, इतना ये सामग्री ले आओ, इतना वो सामग्री ले आओ, सुबह से लेकर शाम तक पूरी सामग्रियों के बीच में आप बैठ कर करके और लगे हुए हैं करने में। ये पूरे से खुश भगवान नहीं होते। बताइए, अगर भगवान कह रहा है लोग कि अगरबत्ती दिखावे से भगवान खुश जाएंगे, तो अगर ले जाकर करके पूरा अगरबत्ती के फैक्ट्री अगर हम जला दें वहां पे तो बहुत जल्दी खुश जाएंगे। ये सब कर्मकांड से वो वंचित रहने के लिए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास होना कहां चाहिए, हृदय में। विश्वास होना कहां चाहिए, हृदय में। बात सुना रहे ना। अब हमारी भैया पूजा है और सवेरे से 2 मुठ्ठा अगरबत्ती लेकर करके और लगे हैं उनको सरस्वती माँ के आराधना में, और कह रहे हैं कि चंडाल किताब रखा ले उधर, जब किताब तो कम से कम देखो, किताब तो पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो उस सवेरे उससे उठ करके नहा धो कर करके और 2 हाथ में मुठ्ठा 2 मुठ्ठा लेकर के अगरबत्ती लगल ऐसे करे में, भैया हो जाएंगे पास, नहीं होंगे। तो कर्म वो कीजिए, ये कर्म कांड नहीं। कर्म वो कीजिए जो आगे आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म करना है उस कर्म पर आप काबिज रहिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो उस कर्म कांड का उन्होंने क्या कहा, विरोध किया। ठीक है। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, देखेंगे ये हिंदी में लिखित है, नामक पुस्तक भी लिखी। क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन है, देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे। और शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक बोला जाता है। याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है भैया। जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने अपने समाज के लिए आगे का काम किया, बढ़ाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया क्षेत्र में, है ना, रीजन में, भारत में मार्टिन लूथर के जैसा ही कार्य करने का, है ना, दिया जाता है। किनको, तो दयानंद सरस्वती को श्रेय दिया जाता है। इसलिए उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को। कंप्लीट समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखेंगे रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन 1897, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, और मुख्यालय कहां था मेरे दोस्त, बेलूर में। याद रखिएगा, बेलूर में, है ना, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत सी बातें हैं इसके पीछे, अब मैं इसमें अगर ये हो जाए तो काफी इनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आगे ध्यान देना है। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, याद रखेंगे कौन भाग लिए थे भैया, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। जहां प्यारे भाई एवं बहनों से जब इन्होंने अपने भाषण का शुरुआत किया था तो तालियों से गड़गड़ाहट हो गए थे, है ना। और जहां आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रख करके और सभी धर्म ग्रंथों को ऊपर रखा गया था, लोगों ने कुछ इस तरह के देख करके, क्रमबद्ध सूचीबद्ध देख करके लोग हंसे थे आपके ही धर्म ग्रंथों पे। तब उन्होंने इस धर्म ग्रंथों का कटाक्ष बहुत अच्छे से किया था कि जब हमारे धर्म ग्रंथ अगर नीचे हैं तो उन्होंने भाप लिया कि सब लोग हंस रहे हैं कि देखिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि इतने सारी ग्रंथों का भार अगर उठाया भी है तो वो देखिए भारतीय धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ, अगर उसे एक बार भी नीचे से उठा लिया जाए, खींच लिया जाए तो सब धाराशाही हो जाएंगे। यानी सब टिका हुआ अगर है तो वो किस पर, वो भारतीय धर्म शास्त्रों पे, भारतीय धर्म ग्रंथों पे। यानी भारत को इतनी महानता, इतने ऊंचाइयों पर रख के, शीर्ष पर रख करके उन्होंने बात किया, समझाया कि देश विदेश जो है उनके भाषण से, है ना,
मंत्रमुग्ध हो गए थे, है ना। और उन्होंने अपने भारत को इतने इतने ऊंचाइयों पर, शीर्षों पर ले जाकर करके बात किया कि लोग उनकी बातों को सुन के दंग रह गए। याद रखें 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। याद रखें 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1900 ईस्वी में आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास पर चर्चा पेरिस भी गए थे। पेरिस समझ लोगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि शिकागो में, शिकागो जगह है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहां गए थे, तो शिकागो गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट को आगे हम करते हैं, देखेंगे। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में यहां पे समझेंगे 1875। और इससे ज्यादा क्वेश्चन मैडम ब्लॉटवर्स्की एवं कर्नल अल्कोट, ये क्वेश्चन बार बार ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लॉटवर्स्की, कर्नल अल्कोट, 1875। ये पॉइंट एकदम VVI है मेरे दोस्त, कहना नहीं है, इसको बिना कहे आप रटे रखिए, याद रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो देखेंगे यहाँ पे। जनवरी 1882 में मद्रास में देखिए यहाँ पे एक जगह है अड्यार, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अड्यार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे। अड्यार में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए यह है, इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना और भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को। कहने का तात्पर्य हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में दो इंपॉर्टेंट होंगे, मैडम ब्लॉटवर्स्की और कर्नल अल्कोट। इनसे संबंधित एक और यहाँ पे नाम आता है जिनका नाम क्या है? एनी बेसेंट। देख रहे हैं यहाँ पे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है एनी बेसेंट। और जब मैं कांग्रेस बता रहा था तो कांग्रेस में ही आप सुने होंगे, यही एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी काबिज हुई थी, यानी बनी थी एनी बेसेंट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना समाज। यहाँ पे प्रार्थना समाज में ईस्वी से ज्यादा इनको महादेव गोविंद रानडे, अवात्मा रंग पांडुरंग, मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है मेरे साथीगण, जहां ध्यान देंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक सबसे ज्यादा पूछाते हैं महादेव गोविंद रानडे, अवात्मा रंग पांडुरंग। ये दोनों अगर आपको याद रहा तो यहाँ से क्वेश्चन एक वो आपका तैयार है। यहाँ पे देखें महादेव गोविंद रानडे, अवात्मा रंग पांडुरंग, VIP क्वेश्चन आएंगे 1867 में। यहाँ पे देखेंगे रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, VVI हुआ। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो भाई रानाडे। यहाँ पे देख रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, इसको कहीं कहीं लिखा रहेगा MG रानाडे। रानाडे MG रानाडे का मतलब हुआ एम से ए, देखिए महादेव गोविंद रानाडे, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। देखेंगे यहाँ पे केशव चंद्र सेन भी आ गए और रानाडे भी आ गए। अब यहाँ महादेव गोविंद रानाडे के साथ साथ आत्मा रंग पांडुरंग को भी आपने देखा, है ना। और इसमें आगे देखें इन्होंने, यानी किन्होंने? रानाडे ने 1870 ईस्वी में कहा? पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो रानाडे ने किया था। इसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन करना। कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि हमारे समाज में आप सुधार पढ़ रहे हैं, सामाजिक सुधार पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक सुधार में देखिएगा जाति प्रथा एक प्रकार का बहुत बड़ी कुरीति है ना। दूसरी बात देखेंगे प्रथा जो है ना, इसका विरोध करना था कि भैया ऐसा कुछ नहीं, हम सभी मानव हैं, कोई फलना फलना जाति का नहीं है। अरे भैया पुराने जमाने में हुआ ये कि हम सारे मनुष्य अपने अपने रोजी रोटी के लिए अपने अपने कार्य क्या करने लगे? अलग अलग क्षेत्र में करने लगे। आज ही अगर है हम एक परिवार के लोग हैं तो देखेंगे हमारे पिताजी हो सकता है कि पत्थर काट करके कोई सामान बनाकर बेच रहे होंगे, हम उनके पुत्र हैं तो हम हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं। हमारी बहनें हो सकती है कहीं दाल दलर कर करके और वो काम कर रही होगी। हमारे माता जी हो सकते हैं कि पड़ोस में कुछ सिलाई बिनाई करते होंगे। हमारे भाई जो है वो हो सकता है कि कहीं जूता की दुकान बना करके रखा होगा। तो अलग अलग कर्म में हम लोग विभक्त हैं। तो पहले हुआ ही हुई तो भैया अगर मेरा भाई अगर जो है अगर जूता का काम कर रहा है और उसका शादी ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे हुए और उनके उसी काम में अगर वो जुड़े रह गए तो उनको चर्मकार कह कर करके चमड़े के काम करने वाला एक अलग जाति में ही बदल दिया गया। बाहरे वाह। और मैं जब पढ़ा रहा हूं, कुछ अगर शिक्षा दे रहा हूं, शास्त्र पढ़ रहा हूं
और विद्या अर्जन कर रहा हूं, विद्या किसी को देने का प्रयास कर रहा हूं, हमारे बाल बच्चे भी ऐसे अगर करते रहे तो इनको अलग से पंडित, पढ़ लिख के पंडित यानी ब्राह्मण का पूजा पाठ का रूपरेखा ले लिया तो इनको ब्राह्मण कहने लगे। तो जिस प्रकार से कोई मैंने अलग अलग जाति में यही हुआ है मेरे दोस्त पहले में कि वो अपने अपने कार्य जो करने लगे अपने जीवन यापिका के लिए, उस जीवन यापन के हिसाब से जो जो कार्य अपनाए, अब बाद में उनका जाति का नाम उसी कार्य करने के उपरांत उन्हें दे दिया गया और अमुक जाति के रूप में उन्हें बांट दिया गया। तब तक तो कुछ दिन के लिए ठीक लगा होगा कि चलो भाई हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमारा जात बटा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में अमुक अमुक जाति को अगर हम फलाने जाति के नाम लेकर के बोलते हैं तो कितना कष्टदायक होती है, पीड़ादायक होती है। और इसमें होता है कुछ उच्च जाति, मध्यम जाति और नीच जाति, ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं तो यह अवहेलना का पात्र भी समझा जाता है। तो हम सभी मानव एक समाज के, एक जाति के ही लोग हैं, कंप्लीट हो गए ना, एक जाति के ही लोग हैं। और जाति यहाँ दो ही है मेरे दोस्त, वो जाति एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति, यही मानव में जाति हैं, वरना कुछ नहीं। इसका विरोध किया है ना। और इनके जो है विवाह की आयु, पहले होता क्या था, कम से कम बच्ची का जो एज है, कम से कम बच्चा का एज है, उसी में शादी हो जाया करता था। ये भी हमारे देश के समाज में आज भी कुरीति है ना। हम लोग को एडल्ट होने के बाद ही देखते हैं कि 18 हो गया है, फिर 21 हो गया, फिर 24 हो गया। इस तरह के एज में बदलाव भी होना बहुत जरूरी है। कम एज में अगर शादी कर देते हैं तो सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आपकी शारीरिक प्रभाव भी पड़ती है ना। और इस वृद्धि क्या, विधवा विवाह, विधवा मतलब समझ लो जिनके पति अगर गुजर गए होते तो उनके बाद उनकी शादी करने की कोई समाज इजाजत नहीं देती थी और उन्हें अवहेलना का पात्र समझा जाता था अगर वो शादी कर लेती थी तब। लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि नहीं, उसकी फिर जिंदगी है, जीने का अपना आधार है, वो जिंदगी कैसे जिएंगे भाई, इसलिए विधवा हो जाने के बाद भी अगर चाहें तो पुनः मैंने फिर से वो शादी विवाह कर सकते हैं, यानी विधवा पुनर्विवाह। और स्त्री शिक्षा, देखिए पहले कितनी कुरीति थी कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, महिलाएं पढ़ के क्या करेंगी, लेकिन भैया इनको आज देखिए जब इन महान लोगों ने जब स्त्री को शिक्षा के प्रति जागरूक किए तो आज देखिए हमारी बहनें कहां से कहां तक जा रहे हैं। हम पृथ्वी पर हैं तो वो आसमान में जा रही हैं, आसमान में। आप अगर पेशेंट के रूप में हैं तो इलाज वो कर रही है, आप अगर चोर के रूप में हैं तो पकड़ के लेके जा रही है जेल में वो, मतलब कि पुलिस। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हर एक सेक्टर में आज महिलाएं, स्त्री, लड़की जो है काम कर रही है। और इन सारी चीजों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया जो आज भली भांति हम लोग समझ पा रहे होंगे। प्रार्थना समाज, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं है ना, वेद समाज की ओर चलते हैं। वेद समाज देखिएगा 1864 में है ना, के श्रीधरलू नायडू, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में, याद रखेंगे वेद समाज, केशव चंद्र सेन, इंपॉर्टेंट हो गया मेरे दोस्त, केशव चंद्र सेन। 1871 में यह दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए यहां से देखेंगे, ज्यादा इंपोर्टेंट है वेद समाज कौन, केशव चंद्र सेन। ये दोनों पॉइंट को आप इंपोर्टेंट रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तत्वबोधिनी सभा जो है ना, इनके संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर हुआ। इनसे जो क्वेश्चन बनता है तत्वबोधिनी सभा से, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब वेद समाज से केशव चंद्र सेन, ये 1864 में है। लेकिन देखिए तत्वबोधिनी सभा जो है 1939 का ही अक्टूबर में बताया जाता है। धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या है तत्वबोधिनी सभा, और इसके प्रारंभ में इसका नाम क्या था, तत्वरंजनी सभा, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हुए देवेंद्र नाथ टैगोर। और तत्वबोधिनी सभा जो था इसका पहले नाम क्या था, तत्वरंजनी सभा, याद रखेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, देख रहे होंगे है ना। 1959 में ब्रह्म समाज में ये मिले हो गया था। चलिए आगे हम लोग करते हैं। देखिए परमहंस मंडली, परमहंस मंडली को देखेंगे हम लोग 1840 से संबंधित है। गोपाल हरि देशमुख कहां किए भैया, तो बंबई में। याद रखिएगा इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। ये तो आप लोग समझा दिए हैं, आगे चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, लोक हितवादी के नाम से किसे जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। ये गोपाल हरि देशमुख जो हैं क्या
स्थापना किया थे? तो परमहंस मंडली का। गोपाल हरि देशमुख से क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त ये आता है, याद रखेंगे लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, है ना। इन्हें धार्मिक तथा सामाजिक समानता का प्रचार किया कि धर्म में और अपने समाज में सब एक लेवल के लोग हों, समानता पर यानी सामाजिक समानता पर, कुछ ऊंच नीच पर विशेष ध्यान नहीं देकर करके हम लोग समानता की ओर चलें, समानता पर विशेष ध्यान दिया था। अगला देखते हैं दोस्त, साधारण ब्रह्म समाज। पहले पढ़ा था आप लोगों ने ब्रह्म समाज, अब क्या है? साधारण ब्रह्म समाज। 1878 में शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारिका नाथ, है ना, गांगुली और आनंद मोहन बोस, इतने हैं। साधारण ब्रह्म समाज में सबसे ज्यादा अगर आपको याद रखना होगा तो याद रखिएगा द्वारिका नाथ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। और शिवनाथ शास्त्री जो है एक क्वेश्चन यहां से, मतलब ये दोनों पॉइंट ज्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं, बाकी सबको छोड़ के, है ना। याद रखिएगा इसका उदय भारतीय ब्रह्म समाज देख रहा 1865 में फूट के बाद, यानी कि जो पहले ब्रह्म समाज थे उसमें ही कुछ सदस्यों के बीच में, है ना, समाज के कुछ कारनामे के ऊपर उनका जो है कार्यक्रमों पर जो उनकी अपनी गतिविधि रही, जिसमें मनमुटाव हो गया, अलगाववाद हो गया और वो आपस में एक दूसरे से फूट कर लिए, और उसी को हम बोलेंगे ब्रह्म समाज के फूट के बाद, है ना। प्रमुख उद्देश्य इनका क्या था? जाति प्रथा, मूर्ति पूजा विरोध, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, और नारी मुक्ति का समर्थन आदि था। ऊपर से ही सब काम आ रहे थे। डेरोजियो को देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट, डेरोजियो हेरेन बिबियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये वाला भी आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है याद रखिएगा, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हेनरी बिबियन डेरोजियो, हेनरी बिबियन डेरोजियो को कहा जाता है। चलेंगे साथ ही आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन 1826 में देखिए आ गया, जिनका मैं नाम बोल रहा था हेनरी बिबियन डेरोजियो, आगे बंगाल से संबंधित हैं हेनरी बिबियन डेरोजियो। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किया था। ईस्ट इंडिया याद रखेंगे आप लोग, न्यू इंडिया पढ़ा, यंग इंडिया पढ़ा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया नामक, है ना, दैनिक पत्र का ये जो है प्रत्येक दिन छपता था, ईस्ट इंडिया नाम से चला, इसका संपादक हुए डेरोजियो। डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। कौन थे? कलकत्ता कॉलेज में, ये हिंदू कॉलेज में याद रखिएगा अध्यापक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रहनुमाई मैदान सभा, ये याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी और फरदौन जी। ये जो है बीपीएससी में कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग अगर दो का भी नाम याद रखते हैं तो चलेगा। रहनुमाई मैदान सभा के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी और फरदौन जी, याद रखिएगा। और एसएस बंगाली, और एसएस बंगाली याद रखिएगा। रहनुमाई मैदान सभा तीन कड़ी में बट गया, तो इनके व्यक्ति भी तीन होंगे, दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी और एसएस बंगाली, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां है, इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना था। सभा ने रक्त गुप्तार यानी सत्यवादी पत्रिका था, याद रखेंगे, का प्रकाशन किया था, रक्त गुप्तार, है ना। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, दादा भाई नौरोजी तो पारसी ही थे, और रक्त गुप्तार का इन्होंने ये किया था। फरदौन जी इसके पहले अध्यक्ष थे तथा एस बंगाली इसके पहले सचिव थे। देखिएगा ये जो रहनुमाई मैदान सभा बना, है ना, इसमें जो है इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के रूप में कहा है फरदौन जी इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। रहनुमाई मैदान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ पे देखेंगे अध्यक्ष में कौन है भैया, तो है फरदौन जी, है ना, याद रखेंगे। और तथा एस बंगाली इसके पहले सचिव थे। कंप्लीट। आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं अगला क्या है। चलिए, तो आज का ये आपका ये लास्ट पॉइंट है, मैं बताने जा रहा हूं धर्म सभा 1830 में राधा कांत देव, ज्यादातर इनको याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ ही, ये है ना कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव थे। क्या रखें? इन्होंने जो है सामाजिक धार्मिक परिवर्तन का विरोधी थे, याद रखें। इस संस्था के लोग सामाजिक धार्मिक स्तर में परिवर्तन के विरोधी थे, ये अपने समाज के जो स्तर में ये परिवर्तन लाना नहीं चाहते थे। वाह, यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। अभी आपने देखा कि जितने हैं, कोई जातिवाद पे, तो कोई कन्या विवाह पे, तो पशु बलि पे,
है ना, तो पुनर्विवाह पे सब समर्थन कर करके वैसे वैसे कुरीति को अपने समाज से दूर कर करके समाज में सुधार करने का काम करते थे। जहां पे इस बात को आप ध्यान दे देखिए कि राधाकांत देव जो हैं ये धर्म सभा में इस संस्था के लोग जितने भी जुड़े थे ये धार्मिक, सामाजिक या धार्मिक स्तर में परिवर्तन के विरोधी थे और ये रूढ़िवादी संस्था से जुड़े थे, यानी संस्था ही रूढ़िवादी थी। चलिए ये सेकंड लास्ट पॉइंट यहां पे देखिए आज का, देव समाज। देव समाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिव नारायण अग्निहोत्री जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए जैसे देव समाज आवे शिव नारायण अग्निहोत्री, और जगह देखिए आज पाकिस्तान का क्षेत्र में ही पड़ता है लाहौर। इस समाज के उपदेश सुनिए, देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित है। यानी कि देव समाज के जितने सारे अच्छे अच्छे आपके समाज और धर्म से संबंधित जो बातें हैं, जो उपदेश दिया गया है वो सारे उपदेश आपको मिलेगा देव शास्त्र नामक पुस्तक में, याद रखेंगे। चलिए लास्ट पॉइंट आज हम लोग देखते हैं भाई, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देख रहे हैं द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट आपका होता है VVI 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सर्वेंट, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905, इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में देखिए कौन थे? शीतलवाड़, BN राव, है ना, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीन गो थे। कौन कौन थे? शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रमुख थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके प्रमुख संस्थापक में गिने जाते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो चलिए आज का क्लास मेरा यहीं पे इंड होता है। तो मेरे दोस्त आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, चलता हूं मैं, अब विदा लेता हूं, ठीक है। फिर अगले कड़ी में आपके साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय हिंद।